प्योर रजिस्टर सर्किट कब कब मिलेगा तुम्हें? 2 बार मिलेगा। जब रेजोनेंस होगा तो प्योर रजिस्टर मिलेगा, और जब केवल रजिस्टर ही लगाया गया तब प्योर रजिस्टर मिलेगा। वोल्टेज कैसे मिलती है? V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, और करंट भी आता है इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और पावर आती है एवरेज पावर वी आर एम एस आई आर एम एस। कोस फाई की वैल्यू फाई होता है 0, कोस फाई यानी कोस 0 इक्वल टू 1। फाई 0 इसलिए रहता है क्योंकि दोनों सेम फेज में रहते हैं। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, है ना। तो कोस फाई की वैल्यू 1, तो एवरेज पावर हो जाती है वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना। अच्छा, वी आर एम एस कैसे निकलती है? वी आर एम एस निकलती है वी नोट अपॉन रूट 2, ये रही वी नोट। आई आर एम एस कैसे निकलती है? आई नोट अपॉन रूट 2, ये होता है एवरेज पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर या डिसिपेट बाय रजिस्टर। इसके बाद है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला यही होता है वी इंस्टेंटेनियस इंटू आई इंस्टेंटेनियस। यही पूरी डेरिवेशन करी थी, जो बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, इसी से तो ये आया था आंसर। अरे वो इंटीग्रेट कर करा के, तो मैंने कहा था सिर्फ इंटीग्रेशन का एक बड़ा क्वेश्चन और कुछ नहीं है ना। तो ये है इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? वी इंस्टेंटेनियस आई इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? वी इंस्टेंटेनियस कितना है? वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इंस्टेंटेनियस आई नॉट साइन ओमेगा। अच्छा, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है। ये टाइम कितना बोलो? T/4 ये वाला टाइम ले लें। T/2 3T/4 और T। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज भी हम दिखाएंगे, यहाँ पर करंट भी हम दिखाएंगे, और यहाँ पर पावर भी हम दिखाएंगे। पावर कंज्यूम बाय द रजिस्टर। सारी पावर जो भी एनर्जी मिलेगी ये सारी किस में कन्वर्ट कर देगा? हीटर। तो साइन का ग्राफ है ना, कहाँ गया? ये रहा, साइन का ग्राफ है। तो इस तरह का होगा साइन का ग्राफ, पहले बढ़ता है और फिर, अरे तुम मैथ में वो पढ़े हो ना, तुम अकेले हो मैथ वाले? 2 हो बस मैथ वाले, सब बायो वाले हैं यहाँ पे। तुम मैथ में हो? इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे होगे हैं? ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, साइन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज कर रहा है और इसका स्लोप डिक्रीज कर रहा है ना। इसलिए साइन का जो स्लोप होता है यानी डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस होता है, और कॉस क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, पर यहाँ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में। ठीक है, तो ये हो गया। किसका होगा ये मान लो वी नोट है, वी नोट माइनस वी नोट। करंट क्या आएगा? करंट भी ऐसे ही आएगा ग्राफ, लेकिन करंट का क्योंकि आई नोट जो होता है वो होता है वी नोट बाय आर, तो करंट थोड़ा सा कम आएगा। ये यहाँ आ जाएगा माइनस आई नोट, ये ऐसे सेम फेज में। फेज का मतलब, सेम फेज का मतलब है जब वोल्टेज 0 तब करंट भी 0 है, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम है। वोल्टेज 0 हुआ फिर से करंट 0 हो गया, वोल्टेज मैक्सिमम हुआ फिर से वोल्टेज मैक्सिमम होगी, सॉरी करंट मैक्सिमम होगी। करंट वाले को ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा सा डैश डैश। ये करंट का ग्राफ हो गया, ठीक है। ये
करंट का ग्राफ हो गया। अब पावर का ग्राफ, पावर बनेगा वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई से, वोल्टेज और करंट की मल्टीप्लाई से। ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है वोल्टेज का, ये ग्राफ बन रहा है जो करंट का, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ग्राफ है या फिर पीक वैल्यू या कोई पीक वैल्यू? ये किसके आएगा? इंस्टेंटेनियस। देखो हर इंस्टेंट पे बदल रही वैल्यू। जैसे मैं वोल्टेज का ग्राफ देखो, ये है वोल्टेज का ग्राफ। टी इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना है? 0। टी इक्वल टू T/4 पे वोल्टेज मैक्सिमम, T/2 पे वोल्टेज 0 हो गया, फिर T/4 पे वोल्टेज फिर से 0, अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम। तो ये लगातार बदल रहा है। T/8 पर T/4 और 0 T/4 के बीच में कहीं T/8 होगा, वहाँ वोल्टेज कुछ और है। तो हर क्षण बदल रहा है। तो ये कौन सा वोल्टेज का ग्राफ है? इंस्टेंटेनियस है। उसकी एक पीक वैल्यू यहाँ पर है। तो पीक वैल्यू का तो वो किसी एक इंस्टेंट पर आता है, एक इंस्टेंट पर पीक वैल्यू पाता है। T/4 पे वो पीक वैल्यू पाता है। T/4 से जैसे टाइम बढ़ता है चेंज हो जाता है उसकी वैल्यू। सेम करंट का कौन सा ग्राफ है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ग्राफ है। तो वोल्टेज और करंट के ग्राफ से हमें किसका मिलेगा? पावर का। तुम पहले 0 से T/4 देखो, क्या करंट बढ़ रहा है? या करंट की वैल्यू देखो, मान लो यहाँ पर कहीं, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो, जब टाइम ये है उस समय करंट कितना है? करंट है ये, तो उसी समय वोल्टेज कितना है? सॉरी, उसी समय वोल्टेज कितना है? ये रहा वोल्टेज। मान लो ये वैल्यू है 3, ये है वैल्यू 4, और पावर कैसे आएगी? 3 × 4 यानी 12। यानी इस पॉइंट पे इस समय पावर की वैल्यू क्या रहेगी? 4 × 3 यानी V × I। कहाँ तक रहेगी? 0 से T/4 तक, 0 से T/4 तक। इस समय देखो T/4 पे करंट की वैल्यू कितनी है? कितनी है? I0। वोल्टेज की वैल्यू V0। तो पावर की वैल्यू V0 × I0 मल्टीप्लाई करके पावर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी इस समय, है ना? ओके। और ठीक है, यहाँ पर बताओ इस पॉइंट पे क्या होगी? करंट की वैल्यू कितनी? वोल्टेज की वैल्यू कितनी? तो ये भी 0, ये भी 0, तो पावर कितना होएगा? यहाँ पर पावर 0। तो पावर का ग्राफ आएगा ऐसा कुछ। दिस इज द पावर ग्राफ। क्यों? इन दोनों ग्राफ के मल्टीपल से बन रहा है ये ग्राफ, इन ग्राफ के मल्टीपल से। ये वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है, 5 एम्पियर है, ये 5 वोल्ट है, तो 5 5 जा 25, तो ये रहा 25, ये रहा 25। मान लो यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, 3 4 जा 12, तो ये रहा 12। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। यहाँ पर आओ, यहाँ पर मान लो इस पे आओ, इस पे सबसे पहले, इस पे ये तो 0 है, यहाँ पर दोनों 0 भी और आई, तो पावर भी कितनी हो जाएगी? इस पॉइंट पे भी 0 और इस पॉइंट पे भी 0। यहाँ पर आओ, यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू मान लो 5, -5, -5, इसकी वैल्यू -4, तो 5 4 जा 20, -5 वोल्टेज की वैल्यू है, पीक वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में जो है। और I0 की वैल्यू कितनी है? मान लो -4, तो पावर कितना आएगा? +20। अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसा ये वैसा ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू डायरेक्शन कोई तो कर रहा है। नीचे भी तो। हाँ, लेकिन अगर तुम ऐसे देखो, फिजिकली देखो, तो करंट ऐसे चल रहा है तो भी पावर लॉस हो रही है, करंट ऐसे चल रहा है तो भी पावर लॉस हो रही है। तो पावर तो लॉस दोनों ही केस में हो रही है, तो इसलिए पावर पॉजिटिव आ रही है, मतलब पावर लॉस दोनों ही केस में हो रही है। नीचे बना सकते हो, तो नीचे बनाओगे तो हमें ऐसा माना जाएगा कि पावर लॉस नहीं हो रही, पावर रीगेन हो रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे पावर लॉस, यहाँ पे पावर लॉस, तो पूरी साइकिल में पावर लॉस हो रही है, इसलिए इसका कॉस फाई क्या होता है, 1 होता है, मैक्सिमम पावर लॉस आती है इसमें। और जबकि उस वाले में क्या आएगी, कैपेसिटर वाले में 0। ये बनेगा ग्राफ, ये है पावर का, बना लो इसको है। अब अगला बनाएंगे ना, ये है कैपेसिटर का। अच्छा, इसमें साइकिल कब कंप्लीट हो रही है पावर की, रिपीट कब हो रहा है ग्राफ, T/2 पे साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि यही साइकिल फिर से रिपीट हो रही है। देखो इनकी तो पूरी साइकिल यहां तक है, फिर अगला जो आएगा वो ऐसा आएगा, लिख लो इसको। मेरे पास अभी बना लिया ग्राफ, क्यों मैंने बना लिया। तुमने नहीं बनाया, निक्की कुछ सोच रही क्या सोच रही हो, फिर बताइए कि बताएगा। ये सोच रहे कि बना रखा है, पहले जो बना रखा उसी में वो कर लो। अरे बना तो रखा है तुमने पहले ग्राफ,
कॉपी है तुम्हारे पास पुरानी जिसमें पूरे नोट्स लिखे हैं? कहाँ है देखो, ये उसी की तो है सर। बाद में लेंगे। हाँ देखा, प्योर रेजिस्टेंस होगा। नीला भैया ये रहा ना, ये इसी में जोड़ दे पावर का ग्राफ। इसकी जगह बर्ड्स के ऊपर ही लगा दो। अरे यही घुस रहा है, ये और ये बन गया। हाँ भाई यस बोलो, हो गया? हो गया सर। जो तुमने पहले बनाया उसी में बना लो, चाहे है तुम्हारे पास ना, मैं देखो ढूंढ रही हूँ। प्योर रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। ये रहा प्योर रेजिस्टेंस। नहीं नहीं, हाँ आगे आगे पीछ, चैप्टर इसी में है ना पूरा। ये रहा प्योर रेजिस्टेंस, इसी में बन जाएगा पावर का। बस पावर का थोड़ा ऊंचा ग्राफ आएगा, है ना। तो इसमें ये एक चीज ध्यान दो बस, पावर का ग्राफ जो है अपना, ये वाला ग्राफ कब रिपीट हो रहा है, साइन वाला, मतलब ये वोल्टेज का और करंट का, यहाँ तक 30 सेकंड के बाद, है ना। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है मान लो एफ है, इसका जो टाइम पीरियड है अपने इस वाले ग्राफ का, इसका जो टाइम पीरियड है वो टी है। 30 सेकंड के बाद फिर से रिपीट होएगा। तो फ्रिक्वेंसी क्या है? फ्रिक्वेंसी 1/t, जिसको हमने एफ बोला, ठीक है। फ्रिक्वेंसी होते 1/t। अच्छा, पावर साइकिल का जो पावर है, पावर वाले का साइकिल कितना है? कितने? के बाद t/2। t/2 के बाद फिर से रिपीट हुआ ना ग्राफ। अरे ग्राफ इतना, t/2 के बाद फिर से रिपीट हुआ, तो मतलब इस पावर वाले का जो टाइम पीरियड है वो कितना है? टाइम पीरियड है t/2। तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, इसको फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 1/t/2, यानी कि 2/T। और 1/T को क्या लिखा था? f, हो जाएगा 2f। यानी इस वाले की जो फ्रिक्वेंसी f है, तो इस वाले की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2f। पावर की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 2f। और इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? f। इसका टाइम पीरियड कितना? आधा। और इसका टाइम पीरियड है f। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता पेपर में कई बार कि पावर की फ्रिक्वेंसी आधी होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी f होती है, तो लिख लो। देखो, इसको दो तरीके से दिखाया जा सकता है इस वाले ग्राफ को। हमने जो लिखा था वो दिखाने को, निकालो एक बार। प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव के बाद है, जस्ट बाद, है ना। उसमें हमने वोल्टेज को क्या रखा है? V = V0 sin ω t। और करंट क्या आया? I0 sin ω t प्लस π/2। करंट आ गया, करंट आ गया, ठीक है। ये हमने बनाया था, है ना।
तो इसका अगर ग्राफ बनाया था, ग्राफ भी बनाया होगा, बनाया था नहीं बनाया? तो इसमें ग्राफ भी बनाया होगा। बोलो, ये हो गया T/4, T/2, फिर T/4, और T V0 माइनस V। देखो वोल्टेज का ग्राफ क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ तो तुम्हें आता बनाना। साइन ओमेगा टी का ग्राफ जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर मैक्सिमम पे जाता है। T/4 का मतलब होता है यहाँ पे T/4 का मतलब होता है π/2 यानी 90 डिग्री, है ना। करंट का ग्राफ क्या होगा, ओमेगा टी, यानी टाइम जब 0 है करंट साइन क्या हो जाएगा π/2। एक्चुअल में ध्यान से देखो तो साइन π/2 प्लस ओमेगा है, और साइन π/2 प्लस ओमेगा टी होता है कोस ओमेगा टी। तो ये किसका ग्राफ है, कोस ओमेगा टी का। अगर तुम डेरिवेशन देखोगे उसमें तो उसमें कोस ओमेगा टी ही था, जिसको हमने बाद में साइन ओमेगा टी में कन्वर्ट किया था। इसी में अगर नए पिछले ही पेज पे मिल जाएगा, इतना पेज आगे कैपेसिटर देखो अगर तुम ध्यान से तो उसी पेज पे मिल जाएगा, है ना। कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में मिल जाएगा, ठीक है। तो कोस ओमेगा टी को ही हमने साइन ओमेगा टी में ऐसे कन्वर्ट किया था। यस सर। अब क्या है कि क्या बात हो रही थी, हाँ, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा करंट का। तो शुरुआत में cos ओमेगा टी का ग्राफ बनेगा। मेन तो cos ओमेगा टी का ग्राफ कैसे होता है, शुरुआत में होता है वो 90 डिग्री, मतलब शुरुआत में वो मैक्सिमम होता है। cos ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, हाँ थोड़ा सा नीचे होगा, सॉरी इसका थोड़ा सा नीचे होगा क्योंकि करंट का ग्राफ है ना। फिर उसके बाद मैक्सिमम होगा, कितना होगा -I0। जो बना रखा वो उसको भी चेक कर सकते हो आप, जो पहले हमने बनाया था। ये है करंट का ग्राफ। कौन से ग्राफ का करंट का ग्राफ है, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, कौन सा, I0 -I0, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू का ग्राफ। अब हमें निकालना पावर का ग्राफ, वो होगा V इंटू माई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाई इंस्टेंटेनियस करंट। अब शुरुआत में देखो, शुरुआत में करंट कितना है, नहीं यहाँ पर करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करंट है I0, और वोल्टेज कितना है, देखो ये वोल्टेज का ग्राफ, वोल्टेज 0 है और करंट है I0। वोल्टेज 0, करंट I0, तो दोनों का मल्टीपल क्या आएगा, अरे ये 0, ये I0, दोनों का मल्टीपल क्या आएगा 0, तो पावर आएगी 0 शुरुआत में। T/4 पे देखो, T/4 पर करंट कितना है, अब करंट 0 T/4 पे और वोल्टेज मैक्सिमम है, तो अभी भी कितना आएगा 0 ही आएगा। तो पावर यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, कहीं बीच में मैक्सिमम हुई है या मिनिमम हुई है। जब कोई ग्राफ शुरुआत में भी 0 है बाद में भी 0 है, तो बीच में या तो मैक्सिमम आया होगा या मिनिमम आया होगा। तो यहाँ देखो बीच में, यहाँ पर इस टाइम पर करंट की वैल्यू है ये और वोल्टेज की वैल्यू यही है,
मान लो 3 है दोनों की वैल्यू, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 वोल्ट, 9 वोट पावर है ना, वोट। तो पावर का ग्राफ आएगा ऐसा कुछ, यहाँ पर मैक्सिमम होगा ये, इस तरह से पावर का ग्राफ आएगा। ठीक है, अगले हम बताओ, यहाँ पर तो जीरो था, यहाँ पे बताओ, यहाँ पर करंट की वैल्यू, सॉरी ये वोल्टेज का ग्राफ है ना, तो वोल्टेज की वैल्यू 0 और करंट की वैल्यू माइनस साइन ऑफ, तो 0 मल्टीप्लाई कुछ भी पावर 0, यहाँ पर पावर 0। बीच में देखो, यहाँ पर बीच में, यहाँ पर वोल्टेज क्या है, अरे ये वोल्टेज, वोल्टेज कुछ V है, और यहाँ पर करंट क्या है, कुछ I है। मान लो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन 4 है प्लस का और करंट है माइनस का। वोल्टेज प्लस का, करंट नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अरे 0 थोड़ी होगा नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, हाँ नेगेटिव आएगा। पावर क्या आएगी, नेगेटिव। भाई वोल्टेज है मान लो +4, करंट है मान लो -3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -12 नेगेटिव आएगा। यहाँ 0 पावर, यहाँ पावर 0, बीच में नेगेटिव, क्योंकि वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव बनेगा, तो ऐसा आएगा पावर। ठीक है, तो ये हो गया। अगले वाले बोलो, यहाँ पर बोलो, यहाँ पर ये रहा करंट का ग्राफ, याद करो, और ये रहा वोल्टेज। इस पॉइंट पर करंट क्या है और वोल्टेज -V0 है ना, तो करंट 0, वोल्टेज जो भी है, तो करंट 0 तो पावर भी क्या हो जाएगी, करंट 0 पावर 0। बीच में देखो, यहाँ पर यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव और ये रहा वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज, ये रहा वोल्टेज, वोल्टेज नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यानी पावर आएगी पॉजिटिव। यहाँ 0, यहाँ 0, पावर आएगी पॉजिटिव। ऐसे दोनों की हाइट सेम रखना है ना, पॉजिटिव आएगी ना। अगले पे देखो, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज पावर नेगेटिव, दोनों का मल्टीपल, और यहाँ पर वोल्टेज 0 है, करंट मैक्सिमम है, तो वोल्टेज 0 यानी पावर 0, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव है। तो ऐसे बनेगा पावर का ग्राफ, दिस इज पावर पी का ग्राफ, ये बनेगा। इसमें फिर से देख लो कितनी बार साइकिल रिपीट हो रही है, क्या यहाँ पर साइकिल कंप्लीट हो गई पावर की, जबकि वोल्टेज की वोल्टेज की साइकिल यहाँ तक चली है और करंट की साइकिल भी यहाँ तक चली है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुई और वैसा का वैसा यहाँ आया, तो मतलब करंट का जो टाइम पीरियड है वो t है, वोल्टेज का टाइम पीरियड t है, दोनों की फ्रीक्वेंसी f है, पावर का टाइम पीरियड t/2 और फ्रीक्वेंसी 2f। ठीक है, देख लो, वोल्टेज एंड करंट बोथ हैव टाइम पीरियड t and frequency f, but power has time period, power cycle, पावर की साइकिल की बात हो रही है, has time period t/2 and frequency 2f, फ्रीक्वेंसी क्या है 2f। उसी में बना लो,
पानी निकाल दो। ठीक है, देखो ये जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माना है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और वोल्टेज क्या होती है, कम होते हैं, पाई बाई टू, ये हो जाता। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो कैसा आता, इसमें जो ग्राफ होता है वो कैसा आता, जो वोल्टेज है वो तो करंट बन जाता, क्योंकि साइन ओमेगा टी का ग्राफ करंट फॉलो करता, और वोल्टेज का ग्राफ कैसा आता, वोल्टेज पीछे है। भाई जब करंट देखो यहाँ पर इस वाले में क्या है, इस वाले में वोल्टेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, और क्योंकि करंट आ गया इसलिए वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वन से, ठीक है, वन से या फिर मैक्सिमम से। अब हमने क्या करा, करंट को साइन ओमेगा टी ग्राफ दे दिया, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और वोल्टेज पीछे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से, माइनस वन से, माइनस वी नोट से। इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ से फिर बनेगा, ठीक है। तो फिर पावर का ग्राफ देखना कैसे बनेगा, पावर का ग्राफ यहाँ जीरो, वो ऐसा आएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव, पावर ऐसा आएगी, फिर पावर का ग्राफ ऐसा आएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये ट्राई करना खुद से, है ना, कब, जब करंट ऐसा हो और वोल्टेज ऐसे हो, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज, पावर की अगर एक साइकिल देखें तो पहले पॉजिटिव है बाद में नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब पावर कंज्यूम कर रहा है, कौन, कैपेसिटर, कैपेसिटर पावर कंज्यूम कर रहा है यहाँ से, और किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, एनर्जी के रूप में स्टोर कर रहा है। अगले साइकिल में क्या हो रहा है, नेगेटिव का मतलब है अब ये पावर कैपेसिटर डिलीवर कर रहा है, कैपेसिटर पावर डिलीवर कर रहा है, इसलिए जो नेट पावर आएगी पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो नेट पावर कंज्यूम क्या आती है, नेट पावर कंज्यूम जीरो आती है। इसलिए इसका cos फाई जो होता है वो क्या होता है, फाई होता है पाई बाई टू, cos फाई यानी पावर फैक्टर होता है जीरो, और अगर हम इसकी एवरेज पावर निकालें तो आती है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, तो एवरेज पावर क्या आती है, जीरो, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल फिर नेगेटिव साइकिल, ओवरऑल पावर कितनी होगी, जीरो होगी। तो नेट पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर सर्किट क्यों, जीरो। रेजिस्टर पूरी हीट में कन्वर्ट कर देता है, जबकि कैपेसिटर क्या करता है, कंज्यूम कर ले, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टोर कर लेता है एनर्जी को, तो एनर्जी को वापस से सर्किट को दे देता है, तो इस वजह से, ठीक है। ये काम खुद करना, मैंने पिछला वाला ग्राफ बनाया था ये वाला, अगर वोल्टेज ऐसा है, करंट ऐसा है और कैपेसिटिव सर्किट है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा एक तुम करना, ठीक है, लिख लो, वोल्टेज ऐसा है, हाँ जैसे ये ग्राफ बनाया हमने वैसा ही ग्राफ बनाना, ठीक है। cos फाई जीरो है ना, फाइव इक्वल टू पाई बाई टू है, cos पाई बाई टू जीरो, एवरेज पावर जीरो।
इंडक्टर सर्किट निकाल लो अपना, इंडक्टर सर्किट। क्या माना था वी? बोलो। वी क्या माना था? वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट माना था -5। ये माना था, है ना? इसका ग्राफ बनाना है। T/4, T/2, फिर T/4, T, V नॉट माइनस V नॉट, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का ग्राफ पता ही है, बोलो कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? जी, अरे साइन ओमेगा टी जीरो से। ये किसका ग्राफ है? V का। करंट का ग्राफ -π/2 है ना, मतलब इससे पीछे से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे से तो यहाँ से तो थोड़ा सा यहाँ से माइनस साइड। मतलब जो पिछली बार बात कर रहा था अभी रिसेंटली कि मैंने कहा था तुम खुद बनाना, तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा ग्राफ। तो हाँ, बस नीचे -V नोड आएगा, यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर -V नोड आएगा नीचे की तरफ, ये बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ है करंट का, ये वोल्टेज का। पावर का ग्राफ फिर से वही V मल्टीप्लाई आई, फिर से V मल्टीप्लाई आई। V कितना है यहाँ पे? यहाँ से वहां देखो, V क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, पहले शुरुआत में देखो, शुरुआत में तो पावर जीरो, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ वोल्टेज जीरो होने की वजह से जीरो है, यहाँ करंट जीरो होने की वजह से जीरो। यहाँ पर क्या है? वोल्टेज पॉजिटिव, करंट क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पावर क्या आएगी? नेगेटिव। तो ऐसा है, ठीक है। अगला यहाँ पर जीरो हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव, ऐसा आ जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा, वही सेम बात हो रही है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, पूरी साइकिल में पावर कंज्यूम जीरो। नेगेटिव इसलिए क्योंकि शुरुआत में ये पावर दे रहा होगा, फिर बाद में ये पावर ले रहा होगा। नेगेटिव का मतलब है ये पावर दे रहा सर्किट को, पॉजिटिव का मतलब है ये सर्किट से पावर कंज्यूम कर रहा है। नेट पावर कंज्यूम क्या हो जाएगी? जीरो पूरी साइकिल में। फिर से वही 2F वही वाली बात हो जाएगी। हाँ, करंट मैक्सिमम है ना, ये पावर नेगेटिव पावर, नेगेटिव करंट है, एक पॉजिटिव करंट। पॉजिटिव करंट का मतलब ये समझ सर्किट से करंट यहाँ जा रहा है। नेगेटिव करंट का मतलब हम ये मान सकते हैं कि करंट उल्टा है, पहले तो ऐसे फिर ऐसे, ऐसे मतलब इंडक्टर करंट दे रहा सर्किट में, इंडक्टर दे रहा सर्किट में करंट। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है, मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, मतलब ये फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये बताऊंगा, बहुत बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल में कैसे होता है, बाकी है नहीं समझ में, कभी बता देंगे इसको, ठीक है। तो ये है भाई ग्राफ आपका पावर का, ये पावर का। बना लो इसको, जो आपका वो पुराना ग्राफ है उसमें मॉडिफाई कर लो इसको।
ठीक है, इसकी भी साइकिल हाफ है, पावर और टाइम पीरियड आधा है और फ्रिक्वेंसी डबल है। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में आया था, आपको पहचानना है वो। बैठा दे, बैठा दे। अच्छा, तुमने बनाया हुआ है, तुम फोटो खींच के डाल लो, ये खींच देगा फोटो। सही है ये, मिटा दो फिर। एक क्वेश्चन आया था भाई पेपर में कि ग्राफ दिया हुआ है ऐसा कुछ, उन्होंने टाइम यूज नहीं करा, एंगल यूज करा, π/2, पाई, 3π/2, 2π। देखो ये वोल्टेज और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू ऐसा है ना कि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है, करंट की हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं, जब पेपर में देते हैं तो बराबर ही देते हैं, सेम ही रखते हैं। ठीक है, तो उससे पता नहीं लग सकता कि कौन सा करंट है कौन सा वोल्टेज है, तो आपको खुद से आइडिया लगाना पड़ेगा किसी और तरीके से। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनाया हुआ है इन्होंने। जा रहा है सर। हाँ मतलब वही कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन पे जब क्वेश्चन बनाते हैं जो देते हैं पेपर में, वो वी और उसको डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सेम ही रखते हैं। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी, और इस डैश डैश वाली लाइन को नाम दिया है सी। क्वेश्चन है, एक एक्स डिवाइस कनेक्ट है एसी सोर्स से, एसी सोर्स है और यहाँ पर कोई एक्स डिवाइस कनेक्ट है, नाम नहीं बताया क्या है, रजिस्टर है, इंडक्टर है कि कैपेसिटर है। वोल्टेज दी हुई है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है एक्स क्या है, आइडेंटिफाई द वैल्यू, मतलब सर्किट दिया नहीं वो मैंने बना दिया, क्वेश्चन कह रहा है सर ए बी सी कौन किस किस के कर्व है, कौन सा वोल्टेज का है, कौन सा करंट का, कौन सा पावर का है। ठीक है,
और ये दिखाना जो भी है ये x, उसका जो इम्पीडेंस होगा यानी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस और ओमेगा किस हिसाब से वेरी करेंगे, रेजिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से वेरी करेंगे। नेक्स्ट, और एक्सप्रेशन ऑफ करंट निकालना है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, या इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, या इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम ये क्वेश्चन है। सर इसमें थर्ड में क्या बताना? थर्ड में जो भी ये डिवाइस है उसका जो रेजिस्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी के साथ कैसे चेंज होगा। ये एक्स्ट्रा करना है। हाँ ये कौन है, तो तीसरे वाले बताओ। पहले तो ये तो बताओ। कैपेसिटर कैपेसिटर है, क्यों? वोल्टेज है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो पता है। और वोल्टेज वाला कौन सा होगा, ए बी या सी? कौन सा ग्राफ है, ए बी या सी? बी है ना, पहले तो पूरी साइकिल है। ये पावर है, ये तो पता ही लग गया।
पावर है, और पावर की साइकिल पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, यानी ये रजिस्टर तो हो ही नहीं सकता। रजिस्टर में तो ऐसे होता था, ऐसे पावर की साइकिल चलती थी, रजिस्टर नहीं हो सकता। हाँ, इसमें नेट जीरो होता है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है। वोल्टेज का इसमें दे दिया, ये रहा, यही तो है साइन ओमेगा टी का ग्राफ, कह रहा ना वोल्टेज का साइन ओमेगा टी का ग्राफ, तो ये हो जाएगा वोल्टेज, ये वोल्टेज है, और यहाँ पर देखो करंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वोल्टेज जीरो है, उस समय करंट, वो है इंडक्टेंस। करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अरे वोल्टेज का ग्राफ ये, करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से करंट आगे, करंट आगे, वोल्टेज पीछे, कौन सा होता है, करंट आगे कैपेसिटर होता है ना, अरे इंडक्टर में तो करंट पीछे रहता है, इंडक्टर कैपेसिटर का करंट का अपोज करता है, तो ये रहा ना करंट, तो ये कौन सा है, सी, सी क्या हो जाएगा आपका, बी क्या हो जाएगा वोल्टेज, पी ए क्या हो गया पावर। ये समझ आया क्यों करंट आ गया, पहले बताओ बी वोल्टेज है, ये कैसे समझ आया तुम्हें, बी का ग्राफ देखो कैसा ग्राफ है, दे रखा है ना। बी का ग्राफ कैसा है, अरे साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, साइन ओमेगा टी का जीरो से स्टार्ट होता है और ऐसे चलता है, और यहाँ पर दे रखा वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा, साइन ओमेगा टी, तो बी वोल्टेज है, पता लग गया। जब बी जीरो है, सॉरी वी जीरो है, जब उस समय करंट क्या है भाई, ये पावर है, ये वी है, तो ये तो पता लग गया करंट है, और करंट क्या है आगे है, करंट आ गया यानी कैपेसिटिव सर्किट होगा। अगर यही ग्राफ पूरा कर ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता तो ये क्या हो जाता, इंडक्टिव हो जाता, तो ये क्या करंट आ गया, करंट आ गया यानी कैपेसिटिव। तो पूछ रहा करंट बताओ, तो करंट का आ जाएगा, फोर्थ का आंसर ही आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये तो हो गया, ये भी हो गया, एबीसी पता लग गया। एक्स क्या है यहाँ पर, कैपेसिटिव सर्किट है, तो यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, यही पता लग गया। अब पूछ रहा है जेड वर्सेस ओमेगा, मतलब जो ये सर्किट है, इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस, वो जायसी है, और उसका 1/ओमेगा सी होता है। तो पूछा है इसका जो रेजिस्टेंस है वो ओमेगा के साथ कैसे वेरी करेगा, ये मैंने बनवाया हुआ है, ओमेगा वर्सेस जायसी का ग्राफ, ओमेगा बढ़ेगा जायसी घटेगा, ऐसा ग्राफ कुछ बनेगा। अरे बनवाया हुआ है ना, हाँ, तो बस यही पूछा थर्ड में कि इसका ग्राफ कैसा रहेगा, ठीक है, ऐसे हो गया आंसर। ठीक समझ आया क्वेश्चन कैसे हुआ, ऐसे ग्राफ देगा आपको, सब आपको पहचान है। इंडक्टिव में इंक्रीजिंग होगा, हाँ जाइयल होता है ना, ओमेगा एल होता है, जाइयल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बढ़ेगा। हाँ भाई बता दे, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि भाई क्या है, मैं देख ही लेता हूँ। कि एक लाइट, एक क्या इंडक्टर है, इंडक्टिंग कॉइल है, इंडक्टर है, उसके साथ बल्ब जोड़ा हुआ है और एसी सप्लाई है, एल बल्ब है तो इसका रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर इस इंडक्टर कॉइल में हम एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दें, आयरन रॉड इंसर्ट कर दे, तो ये बल्ब जो है इसकी ब्राइटनेस घटेगी या बढ़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। इफ आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनसाइड इंडक्टर, then
बल्ब ब्राइटनेस इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम। बताओ। क्या होता है? देखो मैं बताता हूँ, ये कोई बात नहीं, ये पहली बार तो है ऐसा नया क्वेश्चन मिला है ना, तो कैसे सोचेंगे इसको, ये देखो। इसकी ब्राइटनेस यानी पावर, जितनी ज्यादा इसकी पावर कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा ब्राइटनेस होगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V² R, I² R और VI, तीनों फॉर्मूले होते हैं। एक आयरन रॉड इंसर्ट करने से हुआ क्या? देखो इंडक्टर है, तो इस इंडक्टर का L सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है? अगर ये मान लो सोलिनॉइड होता तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है μ0n² AL। ये होती है सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू μ0n² AL। जैसे आयरन रॉड इंसर्ट करोगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन रॉड को भी मैग्नेटाइज कर देगा, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, तो L की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्चुअल में इसको हम कहते हैं μ0, पहले तो एयर थी, अब आयरन रॉड इंसर्ट कर दी तो मटेरियल आपका हो गया μ0 μr, ये हो जाएगा। एयर के लिए μ0 है और अब मटेरियल डाल दिया तो μr हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी L की। पहले L की वैल्यू थी μ0n² AL, ये वैल्यू थी। अब कितनी हो जाएगी? μ0 μr n² AL, ये हो जाएगी L की वैल्यू। तो L की वैल्यू बढ़ गई, L की वैल्यू बढ़ गई। Z, सर्किट का Z इंपीडेंस कितना होता है LR सर्किट के लिए? भाई बल्ब है, बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, तो L है और LR सर्किट होता है। बोलो R² प्लस XL का स्क्वायर, R² प्लस ω² L², यही होता है। तो L बढ़ेगा, L बढ़ गया इंसर्ट, रोड इंसर्ट करने से, क्योंकि ये आ गया। L बढ़ेगा तो R बढ़ेगा, L इंक्रीज हुआ तो Z इंक्रीज हुआ। और सर्किट में जो करंट है वो होता है, अगर सर्किट के पीक करंट की बात करें तो वो होता है, अगर यहाँ वोल्टेज V0 sin ωt है, यहाँ वोल्टेज V = V0 sin ωt है, तो पीक करंट होगा V0/Z। बोलो, तो बताओ जो पीक करंट की वैल्यू है, Z बढ़ गया, L बढ़ने से Z बढ़ा और Z बढ़ने से पीक करंट की वैल्यू बढ़ गई, सर्किट के पीक करंट की वैल्यू बढ़ गई। यानी पहले मान लो सर्किट की करंट ऐसे था, करंट की वैल्यू कुछ ऐसे थी पहले। बोलो वैसे क्या होगी करंट की वैल्यू, बताना जरा। ऐसे घूम के मान लो किसी इंस्टेंट पे आ रही है, क्या होगी? I0 साइन, इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होती है बोलो? इंडक्टिव सर्किट में करंट पीछे रहता है, तो क्या आएगा? ωt माइनस π/2 क्यों नहीं? प्योर इंडक्टिव में होता है -π/2। ये तो LR सर्किट है ना, LR सर्किट में -φ होता है, और फाई की वैल्यू निकालते थे हम XL/R इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें जो करंट है, इस सर्किट में जो करंट है वो मैक्सिमम कितने पे जा रहा है? I0 पर। मान लो 2 है वैल्यू, I0 की वैल्यू 2 है, तो सर्किट में करंट मैक्सिमम 0 से 2 जाएगा, फिर 2 से 0 आएगा, फिर 0 से -2, इस तरह से करंट चल रहा है इस सर्किट में। Z की वैल्यू बढ़ने से करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ गई, यानी अब 0 से 2 ना जाके 0 से 1 ही जा रहा है, तो करंट की वैल्यू 1 से -1 वेरिएशन कर रही है, SHM कर रही है। तो करंट की पहला ग्राफ ऐसे था, अब करंट का ग्राफ ऐसे हो गया, घट गया, तो I0 की वैल्यू घट गई। जो पावर इसको मिल रही है रजिस्टर को, वो क्या है? V × I।
आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर अपॉन आर। कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला है, ये वाला है या ये वाला? देखो क्या v की वैल्यू इन दोनों में जा रही है, थोड़ा सा ये याद दिलाता हूँ पुराना थर्ड चैप्टर से। दो रजिस्टर होते थे हमारे पास, मान लो ये वोल्टेज है 10 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम। सर्किट में करंट कितना होता था? अरे ये 2 ओम ये 3 ओम, सर्किट में करंट कितना होता था? 5 ओम है रेजिस्टेंस, करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। इसको वोल्टेज कितनी मिली और इसको वोल्टेज कितनी मिली? 4 वोल्ट और 6 वोल्ट। बताओ कैसा आया? अरे आई आर वोल्टेज क्या होता है? आई आर। करंट कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। करंट कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 3, तो 2 3 6 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज जो है ये बट रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब ये वोल्टेज पूरा यहाँ नहीं मिल रहा, पूरा यहाँ नहीं मिल रहा। ऐसे ही ये वाला वोल्टेज कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, तो हमें नहीं पता इसको वोल्टेज कितना मिल रहा है, हमें नहीं पता, या इसको कितने वोल्टेज मिल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है दोनों को करंट सेम मिल रहा है, और जो करंट सेम मिल रहा है दोनों को वो करंट घट गया, तो पावर का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वोल्टेज के बारे में पता नहीं है, यहाँ पे वोल्टेज आ रही है इसलिए यूज नहीं कर, यहाँ पर करंट आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स है, करंट पर डिपेंड करेगी पावर, और पता सेम भी। तो करंट घट गया, सर्किट में करंट घट गया तो पावर कंज्यूम घट गया बाय द बल्ब, और पावर कंज्यूम बाय द बल्ब घट गया तो पावर ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ब्राइटनेस क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, क्या फिर से याद दिला दो कैसे करा? रॉड इंसर्ट करा, रॉड इंसर्ट करने से एल की वैल्यू बढ़ गई, एल की वैल्यू बढ़ी तो जाई एल जो कि होता है ओमेगा एल, जाई एल, एल की वैल्यू बढ़ी तो ओमेगा जाई एल बढ़ा, एल की वैल्यू बढ़ी तो जाई एल बढ़ा। सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होता है? जाई एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये बढ़ा यहाँ से तो ये बढ़ गया है ना, ये बढ़ा तो ये बढ़ गया, ये बढ़ा तो करंट घट गया, ये बढ़ा तो करंट घट गया, और करंट घटा, करंट घटा तो पावर कंज्यूम घट गया बाय द बल्ब, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब क्या होगा? आई स्क्वायर आर, तो ब्राइटनेस घट जाएगी, पावर कंज्यूम घट जाएगा तो पावर ब्राइटनेस घट, इसको वोल्टेज से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर्किट में पूरे में करंट घट गया, देखो एक्चुअली हुआ क्या, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया है? बढ़ गया, वोल्टेज फिक्स है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगा? तो अब ज्यादा वोल्टेज यहाँ कंज्यूम होगी, कम वोल्टेज यहाँ कंज्यूम होगी, ताकि सर्किट में करंट सेम रहे। ठीक है, तो ज्यादा पहले यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम हो रही थी, अब यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम होगी, तो अब यहाँ की वोल्टेज घट गई तो यहाँ की वोल्टेज ये रहा, वोल्टेज घट गई तो पावर घट जाएगी, ऐसे समझा सकते हैं इसको। पहले कितना रेजिस्टेंस है इसका? 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। मान लो इसका रेजिस्टेंस बढ़ के हो गया 3 उसका है ना, तो इसका हो गया 4 ओम। ठीक है, तो 4 और 3 7, करंट कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, V बाय आर 10/7 हो जाएगा ना, V बाय आर, तो 10/7 एम्पियर करंट हो जाएगा। अरे I बराबर V बाय आर होता है ना, V कितना 10, रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 और 3 7 वोल्ट, तो 10/7 एम्पियर करंट आ गया। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा बोलो? 4 ओम के अक्रॉस, 4 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? वोल्टेज होता है I इंटू आर, I कितना है 10/7, और वो कितना है 4, 40/7, तो कितना हो जाएगा 5.7 कुछ आ जाएगा। जब 5.7 वोल्ट यहीं आ गया तो यहाँ कितना बचेगा? 4.3,
पहले जब इसका रेजिस्टेंस कम था, किसका, इसका, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज मिल रही थी, 4 वोल्ट मिल रही थी। इसका रेजिस्टेंस कम था तो 4 वोल्ट मिल रही थी, और इसको कितनी मिल रही थी, 6 वोल्ट। जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, 5.7 वोल्ट, और इसकी वोल्टेज 6 से घट के 4.3। सिमिलरली यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रही है वो बढ़ जाएगी, इसकी वोल्टेज घट जाएगी, इसकी वोल्टेज घट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, अब कम पावर कंज्यूम करेगा, कम पावर कंज्यूम करेगा तो ब्राइटनेस घट जाएगी। ये आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 7.5 है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7.5 एनसीईआरटी का, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको एक उसमें लिख देता हूँ चेन रूल में। ये होगा क्या, एल बराबर होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। अब नया एल जो हो गया वो हो गया म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए एल। तो यहाँ से यहाँ पर जाने पर एल इंक्रीज हो गया तो जाई एल होता है ओमेगा एल, एल इंक्रीज हुआ तो जाई एल इंक्रीज हुआ। जेड बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जाई एल का स्क्वायर, जाई एल इंक्रीज हुआ तो जेड इंक्रीज हुआ। करंट वी बाय जेड, जेड इंक्रीज हुआ तो करंट डिक्रीज हुआ। तो पावर कंज्यूम क्या होती है, एवरेज पावर कंज्यूम क्या होती है, वी नोड का सॉरी आई नोड का स्क्वायर आर बाई 2, अरे आई आर एम एस का स्क्वायर बाई 2, आई आर एम एस होता है आई नोड बाई रूट 2। तो आई नोड घटा तो पावर कंज्यूम घटी, जिसकी वजह से ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई। ये आंसर है। तो आप लिख सकते हो उसके स्टेटमेंट में, एज वी इंसर्ट रोड इनसाइड द इंडक्टर द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज ड्यू टू विच द रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज, सो इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इंक्रीज, सो द करंट इन द सर्किट डिक्रीज, पावर कंज्यूम बाय द बल्ब डिक्रीज, हेंस ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीज। इस तरह से लिखते हैं ना, ये पूरी लाइंस है इस तरह से सीक्वेंस वाइज, ठीक है। लिख लो इसको, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ इसमें, ऐसा ही क्वेश्चन है को, ठीक है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही इसी तरह का, एक लैंप है, एग्जाम्पल नंबर 7.3, एग्जाम्पल नंबर 7.3। क्वेश्चन है यही कि एक लैंप को कैपेसिटर के साथ कंबाइन करके लगाया हुआ और कैपेसिटेंस की वैल्यू को घटा दिया तो बल्ब एक ये क्या होगा बताओ, लगाओ दिमाग ऐसे ही बिल्कुल इसी 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 सीक्वेंस में। सबसे पहले C डिक्रीज हो गया, इसके चक्कर में इसकी वजह से जाई C पर क्या फर्क पड़ेगा, जाई C से चक्कर में Z पे क्या फर्क पड़ेगा, Z से आई नोड पे क्या फर्क पड़ेगा, आई नोड से पावर कंज्यूम बाय बल्ब पे क्या फर्क पड़ेगा, और इससे ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से चलेगा। देखो चेक करो, लैंप इज इंसर्टेड is connected with series with capacitor, predict your observation of DC and AC, what happens is इसके capacitance of capacitor reduce, हाँ capacitance reduce कर दिए। बताओ, पेन चलाओ, ऐसा थोड़ी होगा।
Brightness decrease. डिक्रीज आ रहा है, सी डिक्रीज करेगा तो जाई सी क्या होता है, ये बढ़ेगा जाई से 1 ओमेगा सी, सी डिक्रीज करेगा जाई सी बढ़ेगा। जेड क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जाई सी स्क्वायर, जाई सी बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, जेड बढ़ेगा तो करंट घटेगा, करंट घटेगा तो पावर कंज्यूम घटेगा, तो ब्राइटनेस घटेगा। सही है। तो क्या लिखा है इसमें भाई, सी विल इंक्रीज रिएक्टेंस एंड लैम्प विल शाइन लेस ब्राइटली देन बिफोर, तो पुराने वाले के कंपेयर में लेस ब्राइटली, Less bright. है ना, ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो ऐसे एकदम यूज करना है इसको कि इसके इससे ये फर्क पड़ेगा, इससे ये फर्क पड़ेगा, इससे ये होगा, इससे होगा, इससे। ठीक है। अच्छा, एक और इसमें ऐसा ही क्वेश्चन है, बाकी फिर तुम खुद कर लेना 2 4 5 क्वेश्चन। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 7.10। क्वेश्चन कह रहा है कि एक LCR सर्किट बनाया हुआ है, L C और R, LCR सर्किट बनाया हुआ है और उसको रेजोनेंस कंडीशन में रखा हुआ है, उसको रेजोनेंस कंडीशन में रखा हुआ है। मान लो L की वैल्यू है, एग्जांपल के तौर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, दिया नहीं हुआ ऐसे कुछ। L की वैल्यू है 100, C की वैल्यू है 10⁻⁻6 फेराड, L की वैल्यू 100 हेनरी, R की वैल्यू जो भी है हमें जरूरत भी नहीं है। रेजोनेंस कंडीशन में है तो जो ये ओमेगा होगा वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला ओमेगा होगा, ओमेगा नॉट बोलते हैं हम, बुक में कई बार ओमेगा आर लिख देते हैं उसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी वाला। और उसकी वैल्यू क्या होती है ओमेगा नॉट की, 1/√LC। L की वैल्यू कितनी है, 100 मानी हमने, C की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1/10⁻², तो 100 रेडियन पर सेकंड ये है। तो इस समय फ्रिक्वेंसी कितनी है इस सर्किट की, 100 रेडियन पर सेकंड। 100 रेडियन पर सेकंड पे ये सर्किट किस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं। रेजोनेंस कंडीशन में इसलिए है क्योंकि L की वैल्यू 100 है, C की वैल्यू 10⁻⁻6 है और ओमेगा नॉट की वैल्यू है 100। क्यों, क्योंकि ओमेगा नॉट L और C से डिसाइड होते हैं। ओमेगा नॉट किससे डिसाइड होते हैं, L और C से। क्योंकि L की वैल्यू 100 है, C की वैल्यू 10⁻⁻6 है, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू 100। तो ये सर्किट किस में चला गया, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में चला गया तो ये सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। किसी तरीके से अगर हम L की वैल्यू चेंज कर दें, L की वैल्यू चेंज कर दें तो क्या होगा, तो ये रेजोनेंस कंडीशन हट जाएगी। क्यों, क्योंकि L की वैल्यू जब 100 है, C की वैल्यू 10⁻⁻6 है और आपका फ्रिक्वेंसी जो आपने दी हुई है वो 100 है, तो ये LCR सर्किट रेजोनेंस में। जैसे आपने L की वैल्यू 100 से 200 कर दे फॉर एग्जाम्पल,
तो अब जो नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी, वो कितनी रहेगी, वो हो जाएगी 200 इंटू 10 की पावर -6, कितना हो जाएगा, वही 2√2 इंटू 10 की पावर -4 अंडर द रूट, लगभग आ जाएगा मेरे साथ 10 की पावर 2 अंडर रूट, ये हो जाएगी। अरे पुराने वाली इतनी थी, अब ये हो जाएगी। जबकि जैसे हमने एल की वैल्यू चेंज करी, अब जो नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए वो कितनी चाहिए, इतनी, पर हमने कितनी दी हुई है सर्किट में 100। तो अब क्या ये सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में रहेगा, नहीं रहेगा। सर्किट रेजोनेंस कंडीशन में कब है, जब एल की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, एल की वैल्यू चेंज करी तो रेजोनेंस कंडीशन हट जाएगी। क्योंकि अगर एल की वैल्यू चेंज करी तो उस हिसाब से हमें इसकी वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी, और इसकी वैल्यू हमें क्या बनानी पड़ेगी, ये बनानी पड़ेगी, ताकि फिर से रेजोनेंस में आ जाए। ठीक है, ये सी की वैल्यू चेंज करी तो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फिर बदल जाएगी उस हिसाब से। फिर ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कब है इस सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जब एल की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 10⁻⁶। इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हमने ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वैल्यू एल की वैल्यू 100 और सी की वैल्यू 10⁻⁶ रख के निकाली है। अगर हम इसकी वैल्यू बदल देंगे ये वैल्यू बदल जाएगी। तो अगर हम ये ना बदलें और इसको बदल दें तो सर्किट रेजोनेंट कंडीशन से हट जाएगा। रेजोनेंट कंडीशन से हटेगा तो करंट की वैल्यू घट जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है I0 वर्सेस ओमेगा का, कि जब ओमेगा नॉट के बराबर आता है तो करंट I0 की मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। जैसे आपके ओमेगा नॉट, जैसे आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे, इसकी वैल्यू चेंज करते ओमेगा नॉट की वैल्यू बदल जाएगी। तो ओमेगा नॉट मान लो यहाँ कहीं आ जाएगा, ओमेगा नॉट यहाँ कहीं आ गया, पर ग्राफ तो आपका वही फॉलो करेगा, क्योंकि आपका इस तरह से करंट की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, इतना पता है। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इन एन एयरपोर्ट पर अगर कोई पर्सन मूव करता है, मेड टू वॉक थ्रू द डोरवे ऑफ ए मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर है वहां पर, मेटल डिटेक्टर में यही सर्किट लगा हुआ है, LCR सर्किट, और वो अपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा है। आप किसी मेटल को अपने साथ लेकर जाते हैं वहां पर, है ना, फॉर सिक्योरिटी रीजंस, इफ ही और सी इज कैरिंग एनीथिंग मेड ऑफ मेटल। अगर वो अपने साथ किसी मेटल चीज को लेकर जाता है, जब उससे पास करेगा, उस डोर से पास करेगा, ये मेटल डिटेक्टर उसके ऊपर वो लगाते हैं ना वैसे मशीन से, द मेटल डिटेक्टर एमिट्स ए साउंड। मेटल डिटेक्टर क्या करता है, साउंड एमिट करता है। अरे तुम्हारे जेब में रखा है मान लो मेटल कुछ, तो उसने ऐसे करा यहाँ पे पहुंचे, वो साउंड बजे टू 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 टू, तो मेटल डिटेक्टर एमिट्स साउंड एमिट करता है। कैसे, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट द डिटेक्टर वर्क, तो कैसे वर्क करता है, तो इसका प्रिंसिपल यही है, उसका एल की वैल्यू फिक्स है, सी की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है, रेजोनेंस कंडीशन में वो करंट मैक्सिमम है। जैसे मेटल डिटेक्टर आपके साउंड के उसके मेटल के पास पहुंचेगा, एल की वैल्यू बदल जाएगी। अरे अभी बताया, रॉड इंसर्ट करने से इसकी एल की वैल्यू बदल जाती है, तो रॉड पास लाने से भी इसकी एल की वैल्यू बदल जाएगी, जिसकी वजह से एल की वैल्यू फिक्स होते ही सर्किट का करंट तेजी से गिरेगा। सर्किट का करंट, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन अब मीट नहीं करेगी, रेजोनेंस कंडीशन नहीं रहेगी, सर्किट में करंट घट जाएगा। और उन्होंने ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया हुआ है कि अगर सर्किट यहाँ से कम हुआ तो उसी समय साउंड प्रोड्यूस करने लग जाएगा। तो जैसे सर्किट में करंट कम हो जाता है, वहाँ से बीप की साउंड प्रोड्यूस होने लग जाती है। तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेजोनेंस इन AC सर्किट। AC सर्किट में रेजोनेंस की कंडीशन पर वर्क करता है। व्हेन यू वॉक थ्रू अ मेटल डिटेक्टर, जब मेटल डिटेक्टर के थ्रू आप वॉक करते हो, यू आर इनफैक्ट वॉकिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ मैनी कॉइल्स। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, जब वो अरे उसमें से निकलते हैं ना, उसमें से वो गेट सा होता है, ऐसे कोई गेट सा होता है और उसको क्रॉस करके जाते हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता है, कॉइल्स लगी होती हैं, ये वाली इंडक्टिंग कॉइल्स, तो बहुत सारी कॉइल्स लगी होती हैं। यू आर वॉक थ्रू ए, हाँ, द वॉकिंग थ्रू ए कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स, कॉइल ऑफ मैनी टर्न्स। द कॉइल इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर। ये कॉइल आगे जाकर कैपेसिटर से कनेक्ट होती है।
कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर ट्यून सो दैट द सर्किट इज इन रेजोनेंस, सर्किट किस में वर्क कर रहा है, रेजोनेंस में। व्हेन यू वॉक थ्रू द मेटल, वॉक थ्रू विद द मेटल इन योर पॉकेट, व्हेन यू वॉक थ्रू विद द मेटल इन योर पॉकेट, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट यानी Z की वैल्यू, द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट चेंजेस, क्योंकि इस रेजोनेंस कंडीशन में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, बोलो। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ रेजोनेंस कंडीशन में Z की वैल्यू क्या होती है। अरे जाइल जाइसी बराबर होता है R होती है, तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, मैंने कहा सर्किट में करंट घट जाएगा, तो Z बढ़ता है, क्योंकि अब जाइल माइनस जाइसी जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि L चेंज हो जाएगा। तो क्या मेटल डिटेक्टर से तो नहीं, मेटल से L चेंज होगा, क्योंकि रॉड इंसर्ट करने से L चेंज होगा। C के लिए तो अलग चाहिए, डाइलेक्ट्रिक वगैरह होता है, डाइलेक्ट्रिक से C चेंज होता है कैपेसिटेंस। तो क्या कह रहा है, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट चेंज इन करंट इन द सर्किट, तो इम्पीडेंस चेंज होगा, इम्पीडेंस चेंज होने की वजह से सर्किट में करंट चेंज होगा, ठीक है। इन द सर्किट द चेंज इन करंट इज डिटेक्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूटरी कॉजेस ए साउंड टू बी एमिटेड बाय एन अलार्म। तो वही है कि जैसे ही सर्किट में करंट चेंज होगा तो उन्होंने इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया हुआ है कि अगर सर्किट में करंट चेंज होता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7.10 है, इसको लिख लेना आप अपनी कॉपी में, ठीक है। बाकी और मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आप घर कर लेना। एक ये क्वेश्चन जरूर करना एक्सरसाइज का 7.10, एक्सरसाइज का 7.10 ये कर लेना जरूर, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हमने नहीं कराया, वो है एग्जाम्पल नंबर 7.9। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल अलग अलग है दोनों। एग्जाम्पल नंबर 7.9, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7.9 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 7.7, सेवन पॉइंट 4 और 7.6। ठीक है, ये कर लेना, कल चैप्टर